जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास एक परिचय वाली क्लास में, इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश। इससे पहले हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को पढ़ लिया था। इसी के साथ यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास एक परिचय और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली किताब भी, बुक भी हो जाएगी हमारी कंप्लीट। बाकी के वीडियो आप प्ले स्टोर पर जाकर के राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति कक्षा 10th के नाम से बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान समसामयिक करना है, अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मराठों का राजस्थान में प्रवेश। किस किस प्रकार से मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया है। एक शक्तिशाली जो राजपूत क्षेत्र था हमारा, फिर बाद में मराठा आकर के किस प्रकार से आतंक मचाया था राजस्थान में, वो हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। से औरंगजेब के समय ही मुगल साम्राज्य डगमगा रहा था। फिर उनके औरंगजेब की मृत्यु के बाद में तो पूरा पतन की ओर चलना शुरू हो जाता है। तो मुगलों का पतन हो रहा है और इसी के साथ मराठा शक्ति का उदय हो रहा है। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी भी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। अभी तक राजस्थान में मराठे नहीं आए, पर यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही है। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो जाता है। आपसी ग्रह कलह से जो आपस में ही लड़ करके मराठों को राजस्थान में इन्होंने बुलाया था। राजस्थान के पारंपरिक ग्रह कलह के 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं जो मराठों को निमंत्रण किया था: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी, जयपुर और जोधपुर, ये अब इनको एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर के किस प्रकार से बूंदी में मराठों का आना हुआ है। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। सवाई जयसिंह जी अपनी जयपुर के शासक थे। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह था। ये जयपुर के शासक थे। उस समय बूंदी के शासक कौन थे? राजा बुद्ध सिंह था, जो जय सिंह का बहनोई था। जय सिंह का ये बहनोई था। अच्छा, बढ़िया संबंध चल रहे थे। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध रहे थे। दोनों के बीच में, बुद्ध सिंह जी और जय सिंह जी के बीच में 1727 तक तो अच्छे संबंध रहे, परंतु अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल संबंध टूट गए और एक दूसरे के ये विरोधी भी बन गए। जय सिंह जी और बुद्ध सिंह जी के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है, विरोधी हो जाते हैं। महाराव बुद्ध सिंह ने क्या किया, जो जय सिंह की बहन थी कछवाई रानी से घृणा करने लगा
और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। पहले जय सिंह जी के इनके अच्छा चल रहा था, तब कछावी रानी से की बात मान रहा था। अब संबंध टूट गए इनके, तो उनसे भेदभाव करने लग गया और चुंडावत रानी के इशारों पर काम करना शुरू कर दिया बुद्ध सिंह जी ने। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। कहा यह हमारा पुत्र भी नहीं है। इस पर जय सिंह को क्रोधित होना स्वाभाविक था कि मेरे जो इनका जो पति बानेश था, इनकी बहन का बेटा भवानी सिंह को ये शासक नहीं बनने दे रहा था और अपने पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। तो फिर क्या होता है कि जय सिंह क्रोधित होना स्वाभाविक था। अंत में बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। सवाई जय सिंह जी ने सोच लिया कि तब तो अब बुद्ध सिंह देख तेरा क्या हाल होता है। तो फिर बुद्ध सिंह को हटाने का निश्चय किया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश राजधानी से दूर गया तो इनकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेज करके बूंदी पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीर हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी के गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, तो बुद्ध सिंह को हटा करके सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक किसको बना दिया? दलेल सिंह को बना दिया है 1730 ईस्वी में। ठीक है, जय सिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। ये जो दलेल सिंह ये जो था इसको शासक बनाया था बूंदी का, और फिर बाद में अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह भी दलेल सिंह के साथ कर देते हैं। दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए कि जो इनका बानेश था कि बाद में यह कहीं लफड़ा ना कर दे दलेल सिंह के लिए, इसलिए भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। इस घटना ने कछवाई रानी ने जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और मराठे भी इस अवसर की ही तलाश में बैठे हुए थे कि मौका मिले तो हम राजस्थान में भी हस्तक्षेप करें। और अब कछवाई रानी जो है मराठों को बुला रही है, तो मराठों का जो हस्तक्षेप रहता है राजस्थान में, सबसे पहले हस्तक्षेप कहाँ हुआ है? तो बूंदी में हुआ। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी है। मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठे बूंदी पर चढ़ाई कर जाते हैं। 4 दिन के संघर्ष के बाद यानी 18 अप्रैल को यहाँ पर आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं। 4 दिन बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो जाता है। बूंदी में महाराव उमेद सिंह जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, इस समय बुद्ध सिंह जी तो अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, इनको शासक बना दिया था। बूंदी का शासक किसको बना दिया? उमेद सिंह को बना दिया। और अपनी प्रतिज्ञता प्रकट करने के लिए कछावी रानी ने होलकर से, जो मल्हार राव होलकर था, राखी बांध करके अपना भाई बनाया। चूंकि उमेद सिंह भी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन का कार्यभार सौंप दिया था। शासन का कार्य किनको सौंपा था? प्रताप सिंह, जो ऊपर आया था दलेल सिंह, उसका बड़ा भाई था। इस प्रकार से राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बूंदी का शासक पहले कौन था? बुद्ध सिंह था। बुद्ध सिंह को हटा करके किसको बना दिया था? दलेल सिंह को बना दिया था। ठीक है, दलेल सिंह को बनाया। अब दलेल सिंह की शादी कृष्णा कुमारी, जो जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की शादी भी दलेल सिंह के साथ कर दिया, और बाद में कोई लफड़ा ना हो जाए इसलिए इनका जो बानेश था भवानी सिंह, इनको भी मार दिया था।
मरवा दिया था। तो कच्छाव रानी नाराज हो जाती है, ये मराठों को बुलाया और मराठा आ जाते हैं। कब आए थे? 18 अप्रैल 1734 को। कौन कौन आए थे? मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधी आ जाते हैं। 22 अप्रैल को मराठों का बूंदी पर अधिकार हो जाता है और मराठों ने किसको शासक बनाया? उमेद सिंह को बनाया, और जिसका मतलब देख रेख के लिए प्रताप सिंह को रखा गया है। ठीक, ये हो जाता है पहला हस्तक्षेप। आगे बात करते हैं हुरडा सम्मेलन। अब धीरे धीरे मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। हुरडा सम्मेलन की बात करें, हुरडा जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि उस समय राजस्थान नाम नहीं था, बट देखा जाए तो जो राजपूत रियासतें थी के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। जैसे बूंदी में हस्तक्षेप किया, अब सारे राजपूत शासक देखने लग गए कि अब आगे भी जिस तरीके से पूरे भारत में दूसरी जगह पर मराठों ने आतंक मचा रखा है, ऐसा हमारे राजस्थान में ना हो जाए। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया था। तो ये हुरडा सम्मेलन भाई जो मराठों का सफलतापूर्वक सामना करे, इसके लिए अब क्या किया जा रहा है? अब यहाँ पर हुरडा सम्मेलन रखा जा रहा है। तो ये उपाय किसके दिमाग में आया था? सवाई जय सिंह जी के दिमाग में आया था। सवाई जय सिंह जी हुरडा सम्मेलन करवा रहे हैं। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान पर हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। वैसे हुरडा सम्मेलन के जो अध्यक्षता है संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को करनी थी, बट उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 16 जुलाई 1734 को शुरू हो जाता है। अब इसमें कौन कौन आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ये पूछा हुआ है। सवाई जय सिंह जयपुर से तो कौन आए? सवाई जय सिंह जी आए। जोधपुर से आए हैं अभय सिंह जी। हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से अभय सिंह जी आए। नागौर से आए हैं बख्त सिंह, नागौर से बख्त सिंह आया। बीकानेर से आए हैं जोरावर सिंह। कोटा से आए हैं दुर्जन साल और बूंदी से दलेल सिंह आया है। बूंदी से दलेल सिंह आया। करौली का गोपाल दास आया है और किशनगढ़ का राज सिंह आया है। इनको आप अपनी कॉपी में आप चाहो तो एक जगह नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कम से कम 3-4 बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछ लिया गया है कि हुरडा सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था। तो जोधपुर से कौन आए हैं? अभय सिंह जी। नागौर से बख्त सिंह जी। बीकानेर से जोरावर सिंह आए हैं। कोटा से दुर्जन साल। बूंदी से दलेल सिंह है। करौली से गोपाल दास हैं और किशनगढ़ से राज सिंह जी आते हैं। ये उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 17 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। समझौते में क्या रखा गया? समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। यदि एक का अपमान हो रहा तो सभी का अपमान समझे। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, जिसको लेकर के फिर मराठे यहाँ पर आए, ऐसा अपने को काम करना ही नहीं है। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद में कार्यवाही आरंभ की जाएगी। जुलाई का महीना था, वर्षा ऋतु थी, तो वर्षा ऋतु के बाद में हम इसके मराठों के साथ क्या करना है वो अपना आगे कार्यवाही करेंगे। ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं अभी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो
वह अपने पुत्र और अपना भाई को वहां पर या तो पुत्र को भेजेगा या फिर अपने भाई को वहां भेजेगा। ऐसी प्लानिंग बनाई थी हुडा में कि सभी शासक यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपने को सभी शासक आने के बाद में ये तैयारी कर ली थी, ऐसे ऐसे अपने को करना है कि वर्षा ऋतु के बाद में सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। किंतु इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर नहीं उतर आई। इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर उतर नहीं आई। प्रत्येक शासक अपने स्वार्थ से स्वार्थी थे कि सब ये चाहते थे कि भाई मैं एक दूसरे के अंडर में क्यों रहूं, मैं एक दूसरे की बात क्यों मानूं, मैं मेरे अपने स्वतंत्र हूं। इसलिए एकजुट स्थापित होना असंभव था और हुडा सम्मेलन एक प्रकार से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है, हुडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 है, वैसे 16 जुलाई 17 जुलाई 1734 है। कौन कौन आए ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है जो अपने ये देखा था। फिर आगे बात करते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में जानते हैं। यस, 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई से विवाह किया था। जब हुआ यूं कि 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 में ही औरंगजेब के पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में जाजव का युद्ध होता है। इस जाजव के युद्ध में सवाई जयसिंह जी ने आजम का साथ दिया और जीते कौन है, मुअज्जम। और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बने, बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं और बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर लिया, सवाई जयसिंह के भाई को दे दिया। सवाई जयसिंह जी भाग करके मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में उस समय शासक थे महाराणा अमर सिंह द्वितीय और अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर के देबारी समझौता करते हैं। उस देबारी समझौता में होता है कि भाई मेवाड़ी सेना की सहायता से आमेर वापस किसको दिलवाएंगे, सवाई जयसिंह जी को दिलवाएंगे। उसी समझौते में 1708 में सवाई जयसिंह जी जो अमर सिंह जी की पुत्री, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर का विवाह हुआ था और विवाह से पूर्व जयसिंह जी से एक इकरारनामा, एक स्टाम्प लिखा गया था, हस्ताक्षर किए गए थे कि मेवाड़ की राजकुमारी इंद्र कंवर से होने वाली संतान को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात की गई है कि चंद्र कंवर से होने वाली संतान है उसको ही आमेर का शासक बनाते हैं, तो मैं आपका साथ दूं और इस चंद्र कंवर का विवाह करवाऊं। तो सवाई जयसिंह जी ने हाँ भर दी है। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर ने एक पुत्र ईश्वरी सिंह को जन्म दिया था। सूरज कंवर के ईश्वरी सिंह पैदा हुए हैं, जबकि 1728 में अपने चंद्र कंवर के माधो सिंह को जन्म दिया था। चंद्र कंवर ने माधो सिंह को जन्म दिया। अब बड़ा बेटा कौन है, बड़ा बेटा 1722 में सूरज कंवर का ईश्वरी सिंह है। ऐसे देखा जाए तो ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह है, तो आमेर का शासक ईश्वरी सिंह होना चाहिए, लेकिन देबारी समझौता के अकॉर्डिंग देखे तो माधो सिंह, चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह शासक बनना चाहिए। तो जय सिंह के बाद में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष निश्चित हो जाता है।
1743 में, सितंबर 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उनका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। शासक कौन बन जाता है? ईश्वरी सिंह शासक बन गया। महादू सिंह 1708 में जो इकरारनामे के आधार पर जो देवारी समझौता होता है, उसके आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और महादू सिंह में गृह कलह का आरंभ हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे हैं। इधर महादू सिंह जी भी मराठों से प्रयास कर रहे थे और ईश्वरी सिंह जी भी मराठों की सहायता लेना चाह रहे थे। महादू सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर ने सैनिक सहायता प्राप्त की थी। महादू सिंह जी की तरफ तो कौन है? महादू सिंह जी की तरफ है मल्हार राव होलकर। इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। महादू सिंह जी ने कहा कि यदि मराठा हमारे को मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तो मल्हार राव होलकर जी आ गए। ईश्वरी सिंह जी ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। दोनों तरफ मराठे हैं, एक तरफ तो मल्हार राव होलकर है और दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह की तरफ कौन है? राणोजी सिंधिया। फरवरी 1745 में महादू सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने मराठा साथियों की सहायता से महादू सिंह और उनके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। पहले तो ईश्वरी सिंह ने खदेड़ दिया महादू सिंह और उनके सहयोगियों को। महादू सिंह ने एक बार पुनः मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधित्व कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा था। फलस्वरूप अब युद्ध हो रहा है, वो युद्ध इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राजमहल का युद्ध। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच में राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह जी जीत जाते हैं। एक तरफ तो ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ कौन है? महादू सिंह। ईश्वरी सिंह जय सिंह जी के दोनों बेटे ईश्वरी सिंह और महादू सिंह के बीच में युद्ध हो रहा है, राजमहल का युद्ध, जिसमें मराठे किधर थे? मराठे मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव महादू सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक में। वहां पर 1747 में युद्ध होता है। राजमहल युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल युद्ध के बाद में महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का जो शासक थे जगत सिंह जी की ओर अधिक रुपया देने का लालच दिया गया। तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ करके महादू सिंह जी का पक्ष ले लिया। मल्हार राव जो होलकर थे वो तो पहले महादू सिंह जी की तरफ थे, ईश्वरी सिंह जी की तरफ कौन थे? पेशवा थे। जो पेशवा जी भी अब किन की तरफ हो जाते हैं? पेशवा महादू सिंह जी की तरफ हो जाते हैं। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई है। 6 दिनों तक इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हो जाता है। यद्यपि इस युद्ध में जाट सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया। महादू सिंह जी को 4 परगने देने की बात हुई, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटा देने की बात हुई है और मराठों को भारी धनराशि देने का भी ये वादा करना पड़ा है ईश्वरी सिंह को। ठीक है। बगरू का युद्ध जो हुआ था अगस्त 1748 में। ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वो नहीं दे सका था। होलकर इस धनराशि की वसूली है तो जयपुर की ओर बढ़ा, तो मार्ग में जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला था उनको। ईश्वरी सिंह ने भेजा था 2 लाख रुपए ले जा करके इनको दे दे मराठों को, बट इनसे खुश नहीं थे होलकर।
होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौट करके जब ईश्वर सिंह को सूचना दी कि मराठे तो होलकर साहब यहीं आ रहे हैं, होलकर यहीं आ रहे हैं, 2 लाख रुपए तो नहीं लिया है, सारे पैसे लेने की बात कर रहे हैं। ईश्वर सिंह बड़ा भयभीत हुआ। मराठों को देने के लिए उनके पास अब रकम बची नहीं थी। तो इससे निराश होकर के 13 सितंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ईश्वर लाट बनाई थी। राजमहल के युद्ध के बाद में उस ईश्वर लाट से कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो जयपुर का कौन सा शासक जिन्होंने मराठों से परेशान होकर के आत्महत्या की थी, तो हम बताएंगे ईश्वरी सिंह। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर के जयपुर का गद्दी पर बिठा दिया। ईश्वरी सिंह के तो कोई बेटा था नहीं, तो उनका जो भाई था माधो सिंह को बुलाया और गद्दी पर बिठा दिया। माधो सिंह को गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उनके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांग रखी है, ताकि आपके भाई के भी पैसे बाकी है वो भी चुकाना है और आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर के कलात्मक मंदिर और बाजार देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए। अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम किया था। तो जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था माधो सिंह जी ने। कब करवाया था? 10 जनवरी 1751 को। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हो जाती है, जो आगे चल करके इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान में भी घातक सिद्ध होती है। तो यहाँ पर जो मराठों का कत्लेआम किया है, फिर भी मराठे नहीं मानते हैं। अगला जो युद्ध हो रहा है तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 लालसोट में होता है। प्रताप सिंह जी और मराठों के बीच में, माधोजी सिंधिया के बीच में, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। किस प्रकार से फिर आगे क्या होता है जो देखते हैं। तुंगा का युद्ध, जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ वसूली होती है, इसको लेकर के बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे माधोजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया। जोधपुर के शासक कौन थे? विजय सिंह जी, इनसे गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहायता दी थी। इसके अतिरिक्त माधोजी का जो साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हजमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अब प्रताप सिंह जी के साथ में कौन कौन हो गए? एक तो जोधपुर का विजय सिंह जी हो गए, शिवपुर और करौली के शासक भी इनके साथ हो गए थे, और माधोजी सिंधिया का जो मुगल फौजदार था मोहम्मद बेग हमदानी, वो भी राजपूतों के साथ हो गया है। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर, लालसोट कहाँ पड़ता? दौसा में, वहां पर मराठा माधोजी सिंधिया और राठौड़ कच्छावा गठबंधन की, राठौड़ जो विजय सिंह जी है और कच्छावा अपने प्रताप सिंह जी के बीच में युद्ध होता है। भयंकर रथपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। माधोजी पीछे हट गया और लेकिन राजपूत सेना का पलड़ा यहाँ पर भारी रहता है। ठीक है। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजस्थान राज्य पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों और राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध होता है। अगले कुछ ही समय बाद में, जब यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ था ना अपना तुंगा का युद्ध, जिसमें माधोजी सिंधिया की हार हुई थी, इनका पलड़ा, राजपूतों का पलड़ा भारी था, तो माधोजी सिंधिया ने कहा था, एक स्टेटमेंट कहा था कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को
धूल में मिलाऊंगा, ऐसा कहकर के गए थे तुंगा के युद्ध के बाद में। तो फिर वापस आ रहे हैं अब आगे पाटन के युद्ध में। 3 साल बाद वापस युद्ध हो रहा। तुंगा के युद्ध के बाद मराठे राज्यों पर भी अपना अद्भुत जो छोड़ने के तैयार नहीं थे, अतः मराठों और राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना निर्णायक विजयी होता है और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण करना पड़ा है। अब इसमें प्रताप सिंह जी की पाटन के युद्ध में हार हो जाती है। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया, जिससे उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के साथ ही रहती है, मराठे ही जीते हैं। जयपुर राज्य पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। इस प्रकार से आतंक मचा रखा था कि इनको पैसे वसूलना तो हर हाल में वसूलना था, भले हार भी जाते थे तो भी वापस लड़ करके जीत करके पैसे वसूलते थे। इसी बीच में एक विवाद आ जाता है, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच में युद्ध की स्थिति हो जाती है। मैं पहले इसको आपको समझा देता हूँ, फिर इसमें क्या लिखा हुआ वो भी जल्दी से देख लेंगे। देखो, मेवाड़ का शासक था भीम सिंह जी। यहाँ मेवाड़ के शासक थे महाराणा भीम सिंह, और उसी समय मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी। मारवाड़ के भी कौन थे? भीम सिंह जी। भीम सिंह जी के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है, कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी मारवाड़ के भीम सिंह जी से, लेकिन शादी होने से पहले भीम सिंह जी की हो जाती है मृत्यु। भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, शादी हुई नहीं है, तो कृष्णा कुमारी की सगाई कहाँ कर दी जाती है? कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी जाती है जयपुर में जगत सिंह जी से। जयपुर में जगत सिंह, इनकी सगाई कहाँ कर दी जाती है? जयपुर में जगत सिंह द्वितीय से। ठीक, इधर भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना था? जोधपुर का मान सिंह राठौड़ बना। अब ये मान सिंह जी कह रहे हैं कि जिस राजकुमारी की सगाई मारवाड़ में राठौड़ों से हो रखी है, तो उनकी शादी भी कहाँ होनी चाहिए? राठौड़ों के साथ ही होनी चाहिए। ये राठौड़ों का अपमान है कि पहले हमारे साथ सगाई करके फिर आप जयपुर में उनकी सगाई कर दी है, वहां शादी कर रहे हैं। तो मारवाड़ और जयपुर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, और एक युद्ध भी हुआ था, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। गिंगोली का जो मैदान है परबतसर नागौर में पड़ता है, और इस टाइम पर भी मराठा और पिंडारी आकर के वापस मौके का फायदा उठा रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने हस्तक्षेप किया है जो हम देखते हैं इस वाली क्लास में। देखो, कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर के शासक जगत सिंह, जयपुर का जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी, जिनकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह जी के साथ तय हुई थी। विवाह से पूर्व भीम सिंह जी की हो जाती है मृत्यु। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी, मेवाड़ का जो भीम सिंह जी है, उन्होंने इसका रिश्ता जयपुर के जगत सिंह के साथ तय कर दिया है। इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक बने थे मान सिंह जी, जो भीम सिंह जी के भाई थे। मारवाड़ वाले भीम सिंह जी के मारवाड़ का अपमान माना, और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करना निश्चय कर लिया है। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और पिंडारियों की सेना, मराठा और अमीर का पिंडारी मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में
हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर का पिंडारी ने मारवाड़ का शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर का पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अब अमीर का पिंडारी भी आ जाते हैं। अमीर का पिंडारी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, या तो आप अमीर का पिंडारी कह रहे हैं कि इस कृष्णा कुमारी की शादी या तो मान सिंह से करो, ठीक है, या फिर कृष्णा कुमारी को हत्या करो, जहर दो। आपके पास दो ही विकल्प है। आप जयपुर के जगत सिंह जी के साथ शादी नहीं करवा सकते हैं, या तो आप शादी मान सिंह से करवानी होगी या फिर कृष्णा कुमारी की हत्या करवानी पड़ेगी। यदि आप अमीर का पिंडारी की बात नहीं मानते हैं तो मेवाड़ को उजाड़ने की भी धमकी दी, मेवाड़ को हम पूरा खत्म कर देंगे। ये अमीर का पिंडारी भीम सिंह जी को चैलेंज दे रहा। अंत में अब क्या करना पड़ा, अंत में 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दे करके इनका जीवन समाप्त किया गया और इस विवाद का पटाक्षेप किया गया था। और ऐसा राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का एक काला अध्याय था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय था। कृष्णा कुमारी बेचारी इनको मारी गई थी। हाँ, तो जोधपुर भी नहीं बचा हुआ था मराठों से। तो जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के उत्पन्न हुई और कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह, पहले यहाँ पर जो शासक था अजीत सिंह के बाद में अभय सिंह जी बने थे। तो अभय सिंह जी का जो भाई था भक्त सिंह, अभय सिंह को गद्दी से हटा करके जोधपुर का शासक बनना चाह रहा था। भक्त सिंह जी खुद बनना चाह रहे थे। जून 1749 में अभय सिंह जी की हो जाती मृत्यु। जब तक अभय सिंह जी थे तब तक तो नहीं बन पाए। अभय सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठ जाता है। अभय सिंह का बेटा राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। तो नवंबर 1750 ईस्वी में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त करके जोधपुर की गद्दी हत्या में ले ली है। अब राम सिंह जी शासक बन जाते, राम सिंह को परास्त करके भक्त सिंह बन जाते हैं। राम सिंह भाग करके जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त की, मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। अब राम सिंह जी, जो अभय सिंह जी का बेटा राम सिंह जी, ये मराठों की सहायता प्राप्त करना चाह रहा था कि मराठों की सहायता मिल जाए तो मैं वापस जोधपुर का शासक बन जाता हूँ। 1752 ईस्वी में भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तब उनका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। अजमेर पर मराठा अधिकार करने चाहते थे और अजमेर पर किसने अधिकार कर लिया? भक्त सिंह ने अधिकार कर लिया। तो अब यहाँ पर हस्तक्षेप करने का एक और मराठों को कारण मिल गया है। 21 सितंबर 1752 में भक्त सिंह की भी हो जाती है मृत्यु। भक्त सिंह जी भी मर जाता है। अभय सिंह जी की मृत्यु तो कब हुई थी? 1749 में। और फिर राम सिंह जी बने थे। राम सिंह जी ज्यादा समय तक नहीं रहते, भक्त सिंह जी बन गए थे। भक्त सिंह जी भी 1752 में चल बसते हैं और उनके बाद में भक्त सिंह का पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा है। विजय सिंह जी बैठ रहे हैं। उधर अभय सिंह जी का पुत्र राम सिंह जी भी जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। और जून 1573 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुणे जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1753 में रघुनाथ राव भेज रहा है किसको? जयप्पा सिंधिया को। 15 सितंबर 1773 में मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह जी परास्त होकर के नागौर की तरफ भाग गए और नागौर दुर्ग में
शरण ली थी। मराठों से हार जाते हैं विजय सिंह जी और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था, तो लास्ट में विजय सिंह जी को मराठों से संधि करनी पड़ी, विवश हो गया और फरवरी 1756 में मराठों से संधि कर लेते हैं। और संधि में क्या क्या शर्तें रखी है जो देखो, विजय सिंह जी ने शर्तें रखी है, अजमेर और गढ़ बीटली जो तारागढ़ है वो मराठों को देने होंगे, मराठों के अधिकार में रहेंगे। जो उसने अधिकार कर लिया था अभय सिंह का जो भाई भक्त सिंह जी ने अजमेर पर यहाँ पर अधिकार कर लिया था, अब अजमेर किसको देना पड़ेगा, विजय सिंह को मराठों को देना पड़ेगा। पहली शर्त तो रखी है कि अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ मराठों को देना पड़ेगा। दूसरा, जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, इसको राम सिंह का अधिकार मान लिया गया, ये राम सिंह को देने पड़ेंगे। जोधपुर नागौर मेड़ता, जोधपुर नागौर मेड़ता, इस पर तुम विजय सिंह जी तेरा अधिकार रह जाएगा। और विजय सिंह जी ने को कहा कि युद्ध में जितनी भी हानि हुई है उसके रूप में 50 लाख रुपए आपको मराठों को देना पड़ेगा, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तो अभी देने पड़ेंगे, पहले साल में आपको देने पड़ेंगे, और शेष जो बचे 25 लाख रुपए वो आप आराम से 2 किस्तों में 2 सालों में दे देना। टोटल आपको 50 लाख रुपए देना। जो मराठे आए हैं उनको जितना मराठों को क्षति पहुंची है इसके बदले में आपको अब 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें 25 लाख रुपए तो आप इसी साल दे दो और बाकी बचे 25 लाख रुपए वो आने वाले 2 सालों में आप 2 EMI में दे देना। 2 EMI बांध दी थी विजय सिंह जी के। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले में मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। राम सिंह को कहा भाई तू भी तो दे, तेरी भी तो सहायता की हमने। तो राम सिंह जी 5 लाख रुपए मराठों को दे रहे हैं। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। वो तो 50 लाख रुपए तो अभी क्षतिपूर्ति हुई है जो देना है, अब सालाना आपको 1.5 लाख रुपए मराठों को देना है। और राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। यदि राम सिंह जी विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करता है तो विजय सिंह जी अपनी इच्छा अनुसार कार्रवाई कर सकता, स्वतंत्र है, यानी वापस भी मराठों को बुलाना चाहे तो दोनों बुला सकता है। राम सिंह जी को भी कहा कि तुम्हारे अब सेना पे मतलब तुम्हारा जितना सीमा का विस्तार करना चाहे कर सकता है, और विजय सिंह को कहा कि यदि सीमा का विस्तार करता है, यह तुम्हारी सीमा पर अतिक्रमण करता है तो तू तेरे स्वतंत्र है, यदि मुझे बुलाए तो वापस बुला लेना। इस प्रकार से राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग यानी जयपुर, बूंदी, जोधपुर, यहाँ पर तो हस्तक्षेप हुआ जो है ही है, मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप सब जगह हो गया था। सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर जहां पर मराठों की लूट मार से बचे थे। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से 2 रियासतें हैं जहां पर मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, तो बताएंगे बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ पर मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह मराठों का हस्तक्षेप हुआ है। से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चल करके मराठों के सहयोगी पिंडारियों ने भी स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी है। राजस्थान के राज्य कभी अधिक संपन्न रहे तो और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। और लास्ट में ये हुआ कि आगे चल करके राजस्थान के राजपूत शासक अंग्रेजों से संधि करने के विवश होना पड़ा है और अंग्रेजों से संधि करके इन मराठों का पीछा छुड़ाया था। ठीक है, चलो अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम।
कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में होगी रे भाई? तो ये होगी हनुमानगढ़ जिले में। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राजपूतों के अग्निकुंड से जो ये सिद्धांत दिया था चंद्रवरदाई ने, जिन्होंने बताया था परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। पद्मनी किसकी पत्नी थी? तो पद्मनी ये मेवाड़ के रावल रतन सिंह की पत्नी थी। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक परमर्द देव को परास्त किया था? 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य के भीम सिंह जी की राजकुमारी थी, पुत्री थी, जिसको लेकर के कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। इस प्रकार से ये हो जाता हमारा राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति आज पूरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी के वीडियो भी आप देखना उनको। और अब अपन पढ़ेंगे क्लास 9th में राजस्थान अध्ययन को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।